19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो रशिया में रेलवे लाइन बिछाई जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, विदेशों से लोग पैसा लगाते हैं उद्योग में, और आयरन स्टील इंडस्ट्री और कोयला का उत्पादन दोगुना चौगुना हो जाता है। लेकिन रशिया में जो उद्योग थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट की प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति थे, और जो वर्कर थे उनके काम के घंटे भी फिक्स नहीं थे। कई बार तो वो 15 घंटे तक चले जाते थे, और उनकी रहने की जो सुविधाएं थी वो भी अच्छी नहीं थी। जो इंडस्ट्रीज में वर्कर थे वो भी बटे हुए थे। जो मेटल वर्कर थे वो अपने आप को बेहतर समझते थे क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेंड होते थे। इसके अलावा जो महिलाएं थी, जो 31% फैक्ट्री वर्कर थी, मतलब टोटल का 31% महिलाएं थी, उनको भी समान मेहनताना पुरुषों के समान नहीं दिया जाता था। मजदूरों में, वर्कर में अलग अलग डिवीजन होना वो उनकी ड्रेस से, उनके पहनावे से भी नजर आता था। लेकिन फिर भी वर्कर्स अपने अधिकारों के लिए इकट्ठे हो जाते थे। उदाहरण के लिए मेटल इंडस्ट्री में 1902 में स्ट्राइक होती है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो 1896 से 1897 के बीच कई बार स्ट्राइक होती है। से ही एग्रीकल्चर में जो अधिकतर भूमि थी वो नोबिलिटी, क्राउन या ऑर्थोडॉक्स चर्च की प्रॉपर्टी थी, और किसान वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करते थे। किसान बहुत धार्मिक थे, लेकिन यूरोप के देशों की तरह उनके संबंध नोबल्स से अच्छे नहीं थे। नोबल्स वो लोग थे, नोबिलिटी में वो लोग थे जो राजा से जिनके संबंध थे, और उनको बदले में पद और सत्ता और शक्ति राजा से मिलती थी। नोबल्स को स्थानीय स्तर पर स्वीकृति नहीं थी। अब क्या हुआ कि कई जगहों पर जो किसान थे उन्होंने नोबल्स को जो पेमेंट थी जमीन पर काम करने के बदले वो देने से मना कर दिया, और उनसे उनकी जमीन का जो मालिकाना हक था वो छीनने की कोशिश भी की। 1805 में, यानी 20th सेंचुरी के पहले दशक में दक्षिण रशिया में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां पे लैंडलॉर्ड को किसानों ने मार दिया। इसके अलावा रशिया के किसान यूरोप के किसानों से इसलिए भी अलग थे कि वो कई बार इकट्ठे होकर अपनी जमीन को इकट्ठा कर लेते थे, और सांझे तौर पर उसकी जुताई करते थे, और जो इनकम होती थी उसको आपस में वो बांट लेते थे। 1914 तक, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम तक, रशिया में किसी भी तरह की राजनीतिक दल को इलीगल यानी गैर कानूनी माना जाता था। थैंक्स।